Hello students, this is रचना दीक्षित and welcome to RS Group of Schools online classes. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का 3rd चैप्टर जो कि नागरिक शास्त्र से लिया गया है और चैप्टर का नाम है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांत। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, भारत का संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था भारत में। तो भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? एक लोकतांत्रिक, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष राज्य कहा गया है तथा भारत के नागरिकों को समानता दी गई, स्वतंत्रता दी गई और न्याय दिया गया है और स्वतंत्रता, समानता और न्याय दिलाने का संकल्प भी लिया गया है। इसके अलावा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांतों को बनाया गया है। मौलिक अधिकार की प्राप्ति के लिए संविधान सभी नागरिकों को न्यायिक सुरक्षा भी प्रदान करता है, क्योंकि यदि इन मौलिक अधिकारों का किसी भी स्तर पर दुरुपयोग होता है तो व्यक्ति जो है सीधे न्यायालय में जा सकता है। तो संविधान में मूल कर्तव्यों और अधिकारों को सम्मिलित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग ना कर सके, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि नागरिकों में देशभक्ति की भावना भी जागृत हो और लोग अपने अधिकारों को समझें। तो आइए इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। देखते हैं। मौलिक अधिकार। मानव को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है और अधिकार व्यक्तियों की वे डिमांड होती है या वे मांग होती है जिनसे उनके जीवन यापन को अनिवार्य बनाया जा सके तथा जो राज्य या समाज द्वारा स्वीकृत की गई हो। परंतु मौलिक अधिकार वैसे अधिकार नहीं हो, उन अधिकारों को हम कह सकते हैं जिनको संविधान द्वारा स्वीकृति दी गई, यानी जिनको संविधान द्वारा गारंटी प्रदान की गई हो और तथा इनके विरुद्ध न्यायालय में मामला दर्ज किया जा सकता है। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी कौन होता है? खुद सर्वोच्च न्यायालय होता है। ये अधिकार सभी भारतीय नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जैसे सभी भारत के लोग भारतीय नागरिक के रूप में शांति के साथ समान रूप से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मौलिक अधिकार सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ सभी नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी किसके ऊपर डालते हैं? राज्य के ऊपर डालते हैं। तो संविधान द्वारा मूल रूप से 7 अधिकार प्रदान किए गए थे। पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि बाद में जो है संपत्ति के अधिकार को 1978 के 44वें संशोधन द्वारा संविधान के तृतीय भाग से हटा दिया गया। तो इस समय जो है हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। तो इसमें हम सबसे पहला जो अधिकार पढ़ेंगे वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में कहा गया है और इसमें क्या कहा गया है कि इन अधिकारों में जो बात की गई है समानता की, यानी इक्वालिटी की बात की गई है। इसके अनुसार कानून के समक्ष सभी नागरिक क्या हैं? समान हैं। कानून जो है वो किसी भी नागरिक को उसकी जाति, धर्म के नाम पर जो है भेदभाव नहीं कर सकता है और कानून के लिए जो है सभी नागरिकों के लिए समान अपराध के लिए समान दंड का भी प्रावधान किया गया। ये नहीं कि कोई गरीब है तो उसको अलग दंड का प्रावधान, कोई अमीर है तो उसको अलग दंड का प्रावधान। कानून जो है धर्म, लिंग, जाति, रंग और मत के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता है। ना ही कानून जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव कर सकता है। सरकारी सेवा में रोजगार से संबंधित मामलों में राज्य केवल विशिष्ट योग्यता और आवश्यकताओं को निर्धारित कर सकता है, लेकिन ये प्रकृति में भेदभाव नहीं करता है। अगला अधिकार है, यानी सेकंड नंबर पर जो दूसरा अधिकार आता है वो है स्वतंत्रता का अधिकार।
स्वतंत्रता के अधिकार में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति लिख कर या बोल कर अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? वाक स्वतंत्रता। आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण करना, जमा होने यानी मतलब मीटिंग वगैरह करने में, संघ या यूनियन बनाने, आने जाने, निवास करने और कोई भी जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति अहिंसात्मक यानी बिना हथियार के जनसभा भी कर सकता है, यूनियन बना सकता है। कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी भाग में निवास कर सकता है, घूम सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का व्यवसाय चुन सकता है। सेकंड नंबर पे आता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार भी जो है संविधान देता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भी जो है संविधान में दिया गया है कि अपने प्राणों को बचाने के लिए जो है व्यक्ति जो है स्वतंत्र है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से भी संरक्षण प्रदान किया गया है। और इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति भारत के किसी भी भाग में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है, भ्रमण कर सकता है और लोगों को जो है भारत के किसी भी भाग में रहने का अधिकार प्राप्त है। असामान्य स्थितियों में सरकार जो है इन स्वतंत्रताओं पर कुछ प्रतिबंध भी लगा सकती है, क्योंकि कभी कभी जो है ज़्यादा स्वतंत्रता यानी व्यक्ति जो है इन स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग कर सकता है। तो संविधान में स्वतंत्रता इसलिए दी गई है कि व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र हो, अपने कार्य को करने के लिए, सोचने समझने, कहीं आने जाने के लिए स्वतंत्र हो। लेकिन अगर व्यक्ति इस स्वतंत्रता का या फ्रीडम का दुरुपयोग करता है या इसके इस फ्रीडम से, इस स्वतंत्रता से किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान होता है, तो कानून जो है सरकार जो है इन स्वतंत्रताओं पर कुछ प्रतिबंध भी लगाती है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का पालन अपनी स्वतंत्रता के अनुसार कर सकता है और सरकार की दृष्टि में सभी धर्म कैसे हैं? समान हैं, क्योंकि भारत एक क्या है? पंथ निरपेक्ष राज्य है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ, उपासना, हवन, यज्ञ ये सब करने या प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है। सरकार की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं। किसी भी धर्म को किसी दूसरे धर्म से अधिक वरीयता नहीं दी जा सकती, यानी सरकार ये नहीं कह सकता है कि ये धर्म ज़्यादा श्रेष्ठ है, वो धर्म ज़्यादा श्रेष्ठ है। संविधान में ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया है जिससे सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए मिलजुल कर आपस में रह सकें। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 से 24 में कहा गया है कि यह अधिकार महिलाओं, बच्चों और गरीबों को शोषण से बचाने का लक्ष्य रखता है। हमारा संविधान मनुष्यों के खरीदने और बेचने पर प्रतिबंध लगाता है, अर्थात दास प्रथा यानी गुलामी की जंजीरों को तोड़ता है जो पहले से चली आ रही, उस पर रोक लगाता है। और ये बेगार और बंधुआ मजदूरी पर भी प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र है अपने कार्य को करने पे, उसके ऊपर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। तो आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत निम्न अधिकार वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में मानव और दुर्व्यापार का, बाल श्रम का प्रतिषेध करता है। कारखानों आदि में या फैक्ट्रीज में या मिल्स में या होटल्स में 14 वर्ष तक के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। किसी भी प्रकार का शारीरिक और मानसिक शोषण नहीं होना चाहिए। संविधान ये भी कहता है कि 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे होते हैं वो फैक्ट्री, खदानों और ख़तरनाक स्थानों पर उनको नौकरियां नहीं दी जानी चाहिए। बाल श्रम के विरुद्ध कानून भी बनाए गए, क्योंकि बच्चे हमारे समाज की पूंजी होती है, धरोहर होते हैं और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छे वातावरण में रहने का अधिकार है। सरकार ने महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए भी कुछ प्रावधान, कुछ कानून बनाए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। यह अधिकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है और प्रत्येक समुदाय को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार प्रदान करता है। ये ऐसे लोगों के समूह को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और संचालित करने के अधिकार को भी मान्यता देता है
और भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिसमें से हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। अनुच्छेद 29 to 30 में कहा गया है कि किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा या लिपि बचाए रखने का अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यक जो वर्ग के हितों का संरक्षण होना चाहिए और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए, और चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से बिलोंग करता हो, गरीब हो या अमीर हो, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया, जिसके लिए जो है गवर्नमेंट ने कई सारे स्कीम भी निकाली है, जिसमें से एक है सर्व शिक्षा अधिकार, यानी सभी के लिए शिक्षा प्रदान की गई है। लास्ट में हमारा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग या हनन होता है तो वह व्यक्ति इसके विरुद्ध कहाँ जा सकता है? उच्च न्यायालय में जा सकता है या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। तो नागरिकों को अधिकार देना ही पर्याप्त नहीं है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए कि सरकार हमारे अधिकारों की रक्षा करे और सम्मान करे। इसके लिए संविधान में ये प्रावधान दिया गया कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का वास्तव में हनन होता है तो वो व्यक्ति इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। इसी अधिकारों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इसके अलावा यदि किसी नागरिक को सरकार द्वारा मौलिक अधिकार नहीं प्रदान किया जाता है या किसी कारण सरकार उसके विरुद्ध शक्ति का अन्यायपूर्वक प्रयोग करती है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय की शरण ली जा सकती है। हमारे संविधान में या हमारे देश में मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है? तो मौलिक अधिकार जो होते हैं वो देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा, देश की सुरक्षा, प्रगति, प्राकृतिक तथा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा में, लोकतंत्र को सफल बनाने में, संस्कृति की रक्षा में, विश्व बंधुत्व की भावना के विकास में तथा स्त्रियों के सम्मान की दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। आइए अब देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य क्या क्या होते हैं। पहले देखते हैं मौलिक कर्तव्य हैं क्या। संविधान के मूल स्वरूप में मौलिक कर्तव्यों पर कोई अनुच्छेद नहीं थे। इन्हें 1976 में पारित किए गए 42वें संशोधन से इन्हें संविधान में सम्मिलित किया गया है, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य का दोनों आपस में घनिष्ठ संबंध माना जाता है। यदि हम अपने मौलिक कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, नहीं करते हैं, तो संभव है कि इससे अन्य व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन हो। उदाहरण के लिए अगर हम कहें, एक उदाहरण लेते हैं कि यदि हमें जीने का अधिकार है तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम दूसरों को भी जीने दें। जो चीज़ हमें ख़राब लगती है तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमें वो शब्द या वो क्रियाकलाप हमें दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये जान लेना ज़रूरी है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में एक आचार संहिता के रूप में सम्मिलित किया गया है और प्रत्येक नागरिक से, मतलब यहाँ के हर एक नागरिक से उम्मीद की जाती है कि वह अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें। इसे कानून द्वारा दंडनीय अपराध नहीं माना जा सकता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि देश में लोगों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना और इसके उद्देश्यों में संप्रभुता और एकता की रक्षा करना, विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों को चलाने में सहायता करना तथा आपसी सद्भावना या आपसी सद्भाव के आदर्शों को बढ़ावा देना शामिल है। संविधान में कुछ मौलिक कर्तव्यों का यहाँ पर हम उल्लेख कर रहे हैं। कुछ मौलिक कर्तव्य जैसे कि हमें संविधान, राष्ट्र ध्वज जो और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, यानी कहीं पर अगर राष्ट्रगान हो रहा है तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वहाँ पर खड़े होकर राष्ट्रगान करें। मतलब हमें अपने राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गीत का, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। हमें स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को अपने मन में संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी संस्कृति है। हमें भारत की संप्रभुता बनानी है, एकता बनानी है और अखंडता को बनाए रखना चाहिए। किसी भी तरह से इसको नुकसान नहीं होना चाहिए। हमें देश की रक्षा करनी चाहिए और देश के राष्ट्र की सेवा भी करनी चाहिए जैसे संभव हो। हमें भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। और हमारा एक कर्तव्य ये भी है कि हमें अपनी संस्कृति को समृद्ध करना चाहिए और इसकी जो विरासत है उसको सुरक्षित रखना चाहिए। उसको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी सांस्कृतिक विरासत में हमारे बहुत सारे जो है
फोर्ट्स आते हैं, किले वगैरह आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, प्लेसेस हैं जो हमें इतिहास से जोड़ती हैं, तो हमें उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसके अलावा हमें पर्यावरण को ख़राब नहीं करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हमें प्राकृतिक पर्यावरण को की रक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवीयता को विकसित करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए तथा हिंसा का परित्याग करना चाहिए। यानी गवर्नमेंट जो है बहुत सारे पार्क बनाती, बहुत सारी गवर्नमेंट सड़कें बनाती, पुल बनाती है, तो इन सब चीज़ों को भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे कि इसके देश का भी विकास हो। तो वास्तव में मौलिक कर्तव्य हम सबको एकता के सूत्र में बांधने का आदेश देते हैं। हमें ये अनुभव करना चाहिए कि जहाँ हमारे पास कुछ अधिकार हैं, वहीं दूसरी ओर देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य और दायित्व भी होते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान निर्माता ये जानते थे कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमारे देश में आर्थिक असमानताएं हैं, सामाजिक भेदभाव हैं, गरीबी है, अशिक्षा और बेरोज़गारी जैसी बहुत सारी समस्याएं सामने हैं, और इन सब समस्याओं के निराकरण से ये देश जो है, देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने लोगों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए संविधान में कुछ मार्गदर्शक बातें भी शामिल की गई है, और इन मार्गदर्शक बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत कहते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों की सूची बहुत लंबी है, परंतु कुछ प्रमुख नीति निर्देशक सिद्धांत यहाँ पर शामिल किए गए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है, और इन्हें कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड संविधान से लिया गया है। कुछ नीति निर्देशक तत्व यहाँ पर हैं, जैसे सरकार लोगों के स्वास्थ्य के सुधार में लाने का प्रयास करे, नशीले पदार्थों का परित्याग करना चाहिए, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, और महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, इसकी व्यवस्था राज्य को करनी चाहिए। समाज के कमज़ोर वर्ग यानी विशेषता कौन कौन से? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को बढ़ावा देना चाहिए। गाय और जैसे गाय का वध करना और अन्य पशुओं के वध पर रोक लगानी चाहिए। राज्य को ये भी चाहिए कि वो हस्तकलाओं और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे। राज्य को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देना चाहिए। वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा करना, ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा करना, ग्राम पंचायतों को पर्याप्त शक्ति प्रदान करना, जिससे वो अपने स्तर पर डिसीज़न ले सकें। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में एक चीज़ जान लेना ज़रूरी है कि ये सिद्धांत एक प्रकार से क्या हैं? एक प्रकार से मौलिक कर्तव्य की तरह हैं, क्योंकि यदि सरकार द्वारा इन सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता तो इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।